guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. So आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट वर्सेस ओईटी की। काफ़ी सारी डीएम्स आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स में भी ऑन एंड ऑफ ये सवाल आता ही रहता है कि नॉर्सेट या ओईटी, नॉर्सेट या ओईटी। एंड इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। डिसाइड किया कि मैं इसको 5 पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करूंगी एंड दोनों नॉर्सेट और ओईटी दोनों को कंपेयर करेंगे। काफ़ी रिलायबल पॉइंट चूज करने की कोशिश की है एंड जो मुझे लगा कि बेस्ट चीज़ है, इसके ऊपर दोनों में कंपैरिजन हो सकता है एंड इसके बेसिस पे शायद थोड़ा सा चीज़ें क्लियर आउट हो जाए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है और कौन सी चीज़ के प्रोज हैं, कौन सी चीज़ के ज़्यादा कॉन्स हैं। आप उसके बेसिस पे क्या जज करते हो, कैसे जज करते हो, ये आपको वीडियो के साथ साथ पता चलेगा। एंड तक जुड़े रहना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। तो नॉर्सेट की अगर बात करें हम, तो इसमें आपको एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है नर्सिंग की। इन डेप्थ में भी इन द सेंस आपको 4 साल आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं और उस सब्जेक्ट में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। एंड पूरी एक फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। आपको MCQs भी देखने हैं, आपको कैसे कुछ कैलकुलेशन भी देखनी है, ड्रग कैलकुलेशंस, और बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें और भी फैक्टर आ जाते हैं, खाली आप नर्सिंग की नॉलेज से ही इसे क्रैक नहीं कर सकते। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है सीट्स। तो हमारे पास, हम सबको पता है कि नॉर्सेट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सीट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 30,000 सीट है तो 3 लाख बच्चे उसका एग्जाम दे रहे हैं एंड उसमें से भी कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या क्राइटेरिया पे कट ऑफ बन रही है, आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो, कितने आपने छोड़े हैं, या फिर आपकी पॉजिटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई है अच्छी, या फिर नेगेटिव ज़्यादा बेकार हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं। उसके बाद आता है 80-20 वाला पॉइंट, जो कि अब लड़कों को सफ़र करना पड़ता है उस चीज़ से कि 80% प्रियोरिटी गर्ल्स की है नॉर्सेट में एंड 20% बॉयज़ की है। तो कहीं ना कहीं उनको किसी और से ट्रिपल एंड 4 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो एक ये पॉइंट भी इसमें मैटर करता है। तो उसके बाद आता है रिजर्वेशन, कि आप कौन सी कैटेगरी में हो और आपको कितने अमाउंट ऑफ परसेंटेज चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। काफ़ी सारे फैक्टर्स पे नॉर्सेट को क्रैक करना डिपेंड करता है। खाली अगर नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम हो रहा होता तो फिर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स नहीं आते। तो अब हम आ जाते हैं ओईटी पे। तो ओईटी एक लैंग्वेज टेस्ट है, नॉर्सेट एक एकेडमिक एग्जाम था, ओईटी एक लैंग्वेज टेस्ट है। तो आप मतलब डिफरेंस समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। ओईटी करने से आप नर्सिंग की कोई जॉब सिक्योर नहीं करते हो। ओईटी करने से आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं दूसरी डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करने के। तो बेसिकली एक लैंग्वेज टेस्ट है, एक एप्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज को अचीव करने के लिए कि हाँ आप कैपेबल हो अब्रॉड में जाके या किसी भी कंट्री में जाके इस लैंग्वेज में या इंग्लिश में प्रॉपरली बात करने के लिए। फिर ओईटी क्रैक करने के बाद भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जाम्स के थ्रू जाना पड़ता है जो आपको देने पड़ते हैं। आपको एग्ज़ाम अगर निकालने हैं, इंटरनेशनल कंट्री में काम करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जहाँ नॉर्सेट एक एकेडमिक लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें आपका बेसिकली नर्सिंग की कितनी नॉलेज है ये जज करेंगे, ओईटी एक लैंग्वेज टेस्ट है एंड आपकी ग्रामर, आपकी रीडिंग जज होगी, आपकी राइटिंग जज होगी, आपकी लिसनिंग जज होगी, आपकी स्पीकिंग जज होगी। इसमें भी ओईटी में एक चीज़ है कि इसका कोई असेसमेंट नहीं है। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, मुझे ऐसा लगता था हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, और कितनी प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस है कि उसके बाद मैं प्रैक्टिस से रेस्ट ले लूँ। तो इनफैक्ट मैंने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भी, 1 दिन पहले तक भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, लिसनिंग की। एक सेट मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी करके गई थी क्योंकि नहीं पता था कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है और ये क्रैक हो जाएगा। और ये एक एक्सपेंसिव एग्ज़ाम भी है, तो इसको बार बार देना भी अपने आप में एक टास्क है। 35,000 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड तो आप सोचते हो 10 बार एग्ज़ाम देने से पहले भी कि यार मैं श्योर तो हूँ ना, एटलीस्ट 99% श्योर हूँ कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा। बट इसमें पॉजिटिव फैक्टर जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि ना इसमें कोई रिजर्वेशन है, ना इसमें कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ सीट्स हैं, ना इसमें कोई एज सच क्राइटेरिया है 80-20 वाला, और ना इसमें ऐसा है कि एक सर्टेन लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक सर्टेन अमाउंट सीट्स में ही क्रैक हो पाएगा। काफ़ी वाइडर लेवल का एग्ज़ाम है
बट देयर आर चांसेस कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप क्रैक कर सकते हो, आप कंपटीशन में नहीं हो। ओवरऑल जो कंपटीशन हमारा नॉर्थ सेट में है, इट्स गोना बी एन इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम। हाउएवर नॉर्थ सेट करके आपको पता है कि आपको जॉब मिलनी है, डेफिनेटली आपने क्रैक किया प्री, आपने क्रैक किया मेंस, तो आपको एक एम्स में जॉब मिलेगी, नो मैटर कौन सी सिटी में भी होता है। वेयर एज ओईटी की अगर हम बात करें तो ओईटी एक लैंग्वेज टेस्ट है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इसके थ्रू आपका जरिया ओपन होगा कंट्री में एंटर करने का। ये कोई गारंटी नहीं लेता कि आपकी डेफिनेटली यहाँ जॉब होनी है वहाँ जॉब होनी है। ओईटी करने के बाद भी आपको सर्टेन एग्जाम्स चाहे यूके आना हो तब देने पड़ते हैं, चाहे आप कनाडा में अभी रिसेंटली ओईटी एक्सेप्ट हुआ, उससे पहले आइल्स था, ओईटी के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ओईटी पे मेहनत खत्म नहीं होती। वेयर एज नॉर्थ सेट पे यू कैन डेफिनेटली टेक अ बिग रिलीफ ऑफ ब्रेथ कि हाँ चलो हो गया, जॉब सिक्योर हो गई। इस ओईटी के बाद भी अभी आपकी मेहनत बची है। तो प्रिपरेशन तो कहीं ना कहीं जो करता है उसको ही पता होती है, नथिंग इज़ अ पीस ऑफ केक। अगर आप कहो कि नॉर्थ सेट ईजी है और ओईटी हार्ड है, या नॉर्थ सेट हार्ड है ओईटी ईजी है, कि नॉर्थ सेट में भी आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेंशन रहती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, और एक सर्टेन एक दिमाग में एक एंजाइटी लेवल रहता है कि एग्जाम में हमने पूरी मेहनत कर ली, क्रैक हो जाएगा नहीं होगा। वेयर एज ओईटी में भी सेम पॉइंट है, एंड आपको टेंशन रहती है कि यार कैसे करूँगा, ये नहीं हुआ फिर क्या करूँगा, एंड अगर मेरा जो रीडिंग का मैं करके जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी लिसनिंग वीक है, तो मैं उसमें कैसे परफॉर्म करूँगा। तो हर एग्ज़ाम अपने लेवल डिफ़िकल्ट होता है। आप दोनों का कंपेयर करोगे कौन से में प्रोज और कॉन्स ज़्यादा है, आप एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते। एकेडमिक एग्ज़ाम है, एक लैंग्वेज टेस्ट है कि हाँ नॉर्थ सेट कहीं ना कहीं 1% मेरी नज़रों में थोड़ा और हार्ड है, क्योंकि उसमें ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। बट ओईटी मेरी नज़रों में कहीं ना कहीं एक लेवल पे हार्ड है, क्योंकि वो एक वाइड लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें आप कभी असेस ही नहीं कर सकते कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली और कितनी प्रिपरेशन इनफ है। कहीं ना कहीं आपके पास ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट मेरी नज़रों में दोनों ही एग्ज़ाम अपने लेवल पे अच्छे हैं, अपने लेवल पे डिफ़िकल्ट हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस दोनों एग्ज़ाम देते हैं, तो हम यहाँ पे इनको मैच कर सकते हैं। सो दैट्स गोना बी ऑल अबाउट प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पिटिशन। अगर हम बात करें नॉर्थ सेट की, तो ऑब्वियसली नॉर्थ सेट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एंड हम सबको पता है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जो कि अभी प्रीवियसली भी मैंने बोला, एक को अपने से 300 की 3000 बच्चों को एक सीट के लिए पीछे छोड़ना पड़ रहा है टू क्रैक दैट सीट। इन मेजर फैक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन करो, ऑब्वियसली नॉर्थ सेट में कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। वेयर इज कमिंग टू ओईटी में एज सच आपके पास एक कंपटीशन की कोई रेंज नहीं है, आपका कंपटीशन आप ही हो। आपको पता है आपने कितना पढ़ा है, आपने रीडिंग में वीक हो तो भी आपको पता है, राइटिंग में वीक हो तो भी आपको पता है। आपको अपने से 30,000 बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना अपनी ओईटी की सीट क्रैक करने के लिए, जो कि आपको नॉर्थ सेट में करना पड़ता है। ओईटी में एक फ़ायदा रहता है कि इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, अगर आप चाहते हो कि आप श्योर हो फर्स्ट टाइम में नहीं निकला तो सेकेंड टाइम आप 1 महीने बाद भी दे सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम बहुत एक्सपेंसिव है, पर आपके पास रूम होता है कि आप एग्ज़ाम दोबारा अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ओईटी में। वेयर इज नॉर्थ सेट अगर प्री क्रैक नहीं हुआ तो मेंस तो आप दे नहीं सकते, एंड फिर आपको अब तो फिर भी साल में 2 बार होने लगा है, पहले साल में 1 बार ही होता था, तो आपको सेकेंड टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। और वो भी जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसमें भी कुछ लफड़ा आ गया, कि ये डेट कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया, या कुछ भी कलेश हो गया, तो वो भी ड्रॉप ऑफ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ सेट में कंपटीशन का लेवल बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ओईटी में फिर भी आपके पास एक स्पेस होता है कि आप दोबारा एग्ज़ाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, आप 35,000 का रिस्क एक और बार खेल सकते हो। भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ में डेट बुक कर देता हूँ, तब दे सकता हूँ। बट हाँ, थोड़ा ओईटी में पैसे का फैक्टर होता है कि एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, बट दोनों में से आप कंपेयर खुद ही कर सकते हो कि किस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इन फैक्टर्स के बेसिस पे। एग्ज़ाम कोई भी ईजी नहीं है, मैं कुछ किसी को भी डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रही, इट्स जस्ट कि मैं आपको फैक्टर्स पॉइंट्स दे रही हूँ दोनों एग्ज़ाम को कंपेयर करने के, ताकि आप समझ सको कि ठीक है
क्या हमें चूज करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टेबिलिटी। सो आप नॉर्थ सेट क्रैक करते हो, प्री क्रैक कर लेते हो, मेंस क्रैक कर लेते हो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। फॉर अ मोमेंट थिंक कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए एम्स न्यू दिल्ली में। Obviously, having a government job at an officer rank is a privilege in India. It's still a big thing. बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, आपके बहुत सारे फैक्टर्स ओपन हो जाते हैं। आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको कुछ भी क्रिएट करना है, इतने अच्छे अमाउंट ऑफ पैसे में आप क्रिएट कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन है दैट कि यू आर अर्निंग गुड, यू कैन लाइक अफोर्ड सर्टेन थिंग्स, यू कैन अफोर्ड अ गुड लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट जॉब से आराम से आ जाए। कमिंग बैक टू OET विच इज़ लाइक अ लैंग्वेज टेस्ट। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक जरिया है कंट्री में एंटर करने के लिए, बाहर की जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनमें एंटर करने के लिए। तो OET करने के बाद आप जिस भी कंट्री में एंटर कर रहे हो, लाइक UK में, कनाडा में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, न्यूजीलैंड में भी, तो जॉब स्टेबिलिटी ऑब्वियसली जब आप उस जॉब में पहुंच जाओगे, एक इंटरनेशनल RN की तरह काम करोगे, बहुत अच्छी जॉब स्टेबिलिटी है। आप अगर कंपेयर करो ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल थिंग, तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। अगर आप बात करो इमोशनल स्टेबिलिटी की, तो हाँ, इट्स लाइक अ डिफरेंट डाइवर्सिटी। आपका कल्चर यहाँ पे नहीं है, आपके कल्चर के लोग नहीं है। 50-50 रहती है अगर मैं रॉ बेसिस पे बात करूँ। फिर बात करें अगर मेंटल स्टेबिलिटी की, दैट्स इन योर हैंड। इफ़ यू हैव गुड स्ट्रॉन्ग पर्सनल हैबिट्स, तब भी कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस ही हैं, इमोशनल हो ही जाते हैं, तो थोड़ी वो चीज़ लैक होती है। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आफ्टर एंटरिंग लाइक दीज ब्यूटिफुल इंटरनेशनल कंट्रीज, इट्स गुड, इट्स लाइक अनदर लेवल। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। तो नॉर्थ सेट में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, हालांकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी अगर आप एक इंटरनेशनल नर्स हो। तो ऑब्वियसली आप डिफरेंट करेंसी में कमा रहे हो, तो आप एक और अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉइंट पे हो। और इंटरनेशनल नर्स के साथ सेम है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में तो काफ़ी अच्छी है, एज लाइक अगर हम इधर कंपेयर करें नर्सिंग ऑफिसर से, बट कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बीच बीच में 50-50 हो रही होती है। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बिग सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके आप इधर पे आ रहे होते हो और आप ये सारी चीज़ें मिस करते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मैं ऑल अबाउट लाइक मैं सारे पॉइंट्स इसलिए कंपेयर कर रही हूँ और बिल्कुल रॉ इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। और अगर मैं शुगर कोट करके चीज़ों को बताऊंगी तो आपको उतना ज़्यादा लाइक लगेगा कि ये फैंसी है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये फैंसी है। हमें वो नहीं करना, शुगर कोट नहीं करना, रॉ बेसिस पे इसलिए मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी जो भी ब्लरी लाइक थॉट्स डेवलप हो गए वो क्लियर आउट हो और आपको पता चले दिस इज रॉ एंड रियल फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ सेट वर्सेस OET। सो दैट्स दैट अबाउट दिस स्टेबिलिटी। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अनदर बिग एंड रिलायबल पॉइंट विच इज पे। तो इसमें अगर मैं OET से शुरुआत करूँ, OET करके आप जब भी किसी की कंट्री में एंटर करते हो, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में, ऑब्वियसली हमारी करेंसी, जो भी इंटरनेशनल करेंसी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जब आप इसका एक्सचेंज रेट देखते हो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इस नॉर्थ सेट में क्या फैक्टर है कि आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ इनकम ही कमा सकते हो। अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो कहीं पे भी कॉम्पिटिशन क्लासेस में, तो वो अलग आपका अमाउंट ऑफ मनी हो गया, बट 2 से भी ज़्यादा कितनी एक्स्ट्रा जॉब करोगे और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ इनकम पे ही पहुंच सकते हो। फिर आपका लाइक वो प्रमोशंस, अप्रेजल्स जो भी लगते रहते हैं, विच इज़ अनदर पर्क। वेयरएस अगर आप इंटरनेशनल RN हो तो आप काफ़ी अच्छा लाइक आपका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैलरी से सेव कर सकते हो। उसके बाद भी अगर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, कि आप अगर उससे भी ज़्यादा सेव करना चाहते हो तो हर कंट्री में ये रूल तो है ही कि आपको 37.5 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना है, जितनी भी इंटरनेशनल कंट्री हैं। तो इसमें ये तो आपको पर्क मिलेगा ही कि हफ्ते में 3 दिन जाना है। अब अगर आपको 1 दिन एक्स्ट्रा जाना है, वो भी आपके हाथ में है। आपको एक डेफिनेट अमाउंट रीच करना है, वो भी आपके हाथ में है। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से और ऊपर ले जा सकते हो एंड और थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप पे की बात करो तो वो एज अ इंटरनेशनल RN काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई वुड अगेन रिपीट द पॉइंट कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी बड़े सेक्रीफाइस से आती है। एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि दूर से देख के सब कुछ बहुत फैंसी लगता है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब हो, चाहे वो इंटरनेशनल RN हो। आपको इन पॉइंट के बेसिस पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि क्या बेस्ट है क्या नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अपने हाथों में ज़्यादा डिपेंड करती
ही है, बट हाँ अगर नेचुरली नॉर्मली देखो तो आप उतना काम करके एज एन इंटरनेशनल RN ऑब्वियसली यू विल अर्न मोर, बट सारे ही फैक्टर्स को कंपेयर करना, खाली पैसे वाले फैक्टर को ही मत देखना कि पे स्केल इज रियली गुड, सो आई एम जस्ट गोना चूज दैट. सो दैट्स दैट अबाउट पे. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अपॉर्चुनिटी, एंड अगेन इट्स में भी मेरे को ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी में भी इंटरनेशनल RN वाला ही फैक्टर ज़्यादा विन करेगा. बट ऐसा नहीं है कि हमारी एज ए नर्सिंग ऑफिसर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कम हो गई. हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हुई हैं. जो टॉक्सिसिटी उस लाइक हॉस्पिटल के इंटरनली चल रही होती है, जो फेवरेटिज्म वाला कल्चर है, ये मेरी फेवरेट है, मैं इसको प्रमोशन दूंगी नो मैटर इसको कितना भी आता हो, बट प्रमोशन तो इसको मिलेगा. इन सब चीज़ों की वजह से ना जो अपॉर्चुनिटीज़ आनी भी होती है वो आ नहीं पाती. जो अपॉर्चुनिटी जो बंदा डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं पाती. और हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वैसे इंटरनेशनल RN ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप नो मैटर कितने भी न्यू हो, अगर आपके अंदर सीखने का लालसा है, ऑनेस्ट हो. लाइक मेरे पास कार्डियक का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं शुरू से कार्डियक में काम करने में इंटरेस्टेड थी. और सेम मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली अपने इंटरव्यू में बोला था जब मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा. एज अ इंडिविजुअल लगता है कि इंटरनेशनली आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं. नो मैटर आप एजुकेशन में जाना चाहते हो, आप किसी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो, पेन नर्स बनना चाहते हो, डायबिटिक नर्स बनना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू विल हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू गो देयर टू अचीव दैट थिंग. वेयर एज इन नर्सिंग ऑफिसर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, पर इन अपॉर्चुनिटीज़ को इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल टॉक्सिसिटी, इंटरनल फेवरेटिज्म खा जाता है. एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइक बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर इन इंडिया. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ किसी को कुछ भी डिमीन नहीं कर रही हूँ, सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं. तो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, और क्यों मैं इसको चूज़ क्यों करूँ और इसको क्यों ना करूँ. दैट इज़ गोना बी योर डिसीजन. लाइक टेक्निकली आप क्या सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो या इमोशनली डिसीजन लेते हो, तो वो सारा डिसीजन तो आपका होगा. एज अ इंडिविजुअल आप ज़्यादा अच्छे से खुद को जानते हो. और क्या बेस्ट नहीं है, तो दोनों में से आपको किसी को भी डिमीन नहीं करना कि अपने अपने सेक्रीफाइसेस हैं, सबके अपने अपने लाइक एडवांटेजेस हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं. हमें किसी भी चीज़ को डिमीन नहीं करना. जो इंटरनेशनली काम कर रहा है उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है मेरी नज़रों में, और जो एम्स में काम कर रहा है उसकी भी सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है. और पैसे से ही हर चीज़ को जज मत करना कि आप पैसे के बेसिस पे दोनों को जज कर रहे हो. जो और भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी से लेके अपॉर्चुनिटीज़ का भी ले लो या फिर प्रिपरेशन का भी ले लो, उसके बेसिस पे भी जज करना. या फिर आपका अपना खुद का कोई पॉइंट होगा तो आप उसके बेसिस पे भी जज करना. कंप्लीटली पैसों से हर चीज़ को जज नहीं करना. सारे फैक्टर्स हैं, आप इनको सोचो. जो 5 मेन फैक्टर्स हैं मैंने बताए. अगर कुछ रह गया है और आपको लगता है वो फैक्टर डिस्कस करना चाहिए था, कमेंट्स में ज़रूर आप अपना कमेंट छोड़ना एंड लाइक कमेंट लिखना, एंड मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी. एंड आई होप दैट्स दैट फॉर द वीडियो. आप समझ पाओगे क्या बेटर है क्या नहीं, और आप बैठ के शांति से अपना डिसीजन लेना कि आपको नॉर्सेट करना है या OET करना है. एंड आई होप ये पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपका डिसीजन थोड़ा सा इजी कर देगा कि नॉर्सेट करे या OET. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और सारी नर्सेज के साथ शेयर करना. सो दैट्स दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वन. बाय गाइस.